Hello everyone, I am Varun Gupta and you are watching Natural English Verbal Ability Capsule 48 Useful for Everybody। आइए स्टार्ट करते हैं। The situation is improving but we are not out of the woods yet। अब यहाँ पर out of the woods का मतलब क्या होता है? Out of the woods का मतलब होता है not yet free from difficulties or problems। हम समस्याओं के बाहर अभी तक नहीं निकले हैं। Not out of the woods yet। We are not out of the woods yet। You know, आप जानते ही हो कि हम अभी तक समस्याओं के बाहर नहीं निकले हैं। The nation's economy is not out of the woods yet। देश की अर्थव्यवस्था अभी तक खतरे से बाहर नहीं निकली है, समस्याओं से बाहर नहीं निकली है। तो पूरा सेंटेंस देखते हैं। The situation is improving। हालात सुधर रहे हैं। But we are not out of the woods yet। किंतु अभी हम समस्याओं से पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं। हालात सुधर रहे हैं, समस्याएं कम हो रही हैं, पर समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। इस अवस्था को बताने के लिए यह सेंटेंस बहुत अच्छा है। तो याद रखिए, आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है समस्याओं के बाहर। I'll probably take a back seat and let पंकज do most of the work। अब यहां पर फ्रेज आया है टेक अ बैक सीट। बैक सीट लेने का मतलब क्या होता है? टू टेक अ बैक सीट का मतलब होता है डेलिबरेटली बिकम लेस एक्टिवली इन्वॉल्व इन समथिंग। जानबूझकर अपनी खुद की इच्छा से किसी चीज में कम एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाना। एंड स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स। और चीजों को कंट्रोल करना रोकना। मतलब आप चीजों को कंट्रोल करते हैं, आप कंट्रोल करने का प्रयास छोड़ दें, जैसी हो रही है वैसे होने दें। तो आपने क्या किया है? यू हैव टेकन अ बैक सीट। आपने बैक सीट ले ली है। आप अब चीजों में कम एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए हैं। यू नीड टू टेक अ बैक सीट। आपको एक बैक सीट लेने की आवश्यकता है। एंड थिंक अबाउट बोथ पास्ट एंड फ्यूचर। और भूतकाल और भविष्य दोनों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। मतलब आप चीजों में कम इन्वॉल्व हो जाएं, लेस एक्टिवली इन्वॉल्व हो, कंट्रोल करना छोड़ दें, आराम से अलग बैठें और सोचें पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। उसके बाद में इन्वॉल्व आप हो सकते हो। फॉरेन पॉलिसी विल टेक अ बैक सीट टू डोमेस्टिक प्रॉब्लम फॉर अ वाइल। फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति, डोमेस्टिक प्रॉब्लम घरेलू समस्याएं, देश के अंदर की समस्याएं, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए। विदेश नीति कुछ समय के लिए घरेलू समस्याओं के सामने एक बैक सीट ले लेगी। मतलब फॉरेन पॉलिसी विल बी लेस एक्टिवली इन्वॉल्व। फॉरेन पॉलिसी पर हम ध्यान नहीं देंगे, अभी हम केवल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स पर ध्यान देंगे। आइए पूरा सेंटेंस समझते हैं। आई विल प्रोबेबली टेक अ बैक सीट। संभवतः मैं एक बैक सीट ले लूंगा, चीजों में कम इन्वॉल्व हो जाऊंगा। एंड लेट पंकज डू मोस्ट ऑफ द वर्क। और पंकज को ज्यादा से ज्यादा काम करने दूंगा। मैं लूंगा बैक सीट और पंकज को सारा काम करने दूंगा। तो टेकिंग बैक सीट का मतलब क्या हुआ? अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेना, चीजों में कम इन्वॉल्व होना और जैसा हो रहा है वैसा होने देना। My heart sank when I saw the hotel room they had given us। अब यहां पर my heart sank, मेरा दिल डूब गया। You should tell somebody that you suddenly felt sad and worried about something। My heart sank हम ऐसा बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अचानक आपको उदासी का अनुभव हुआ, चिंता का अनुभव हुआ किसी बात को लेकर। जब आपको उदासी का अनुभव हुआ, चिंता का अनुभव हुआ, तो आप बोलते हैं my heart sank, मेरा दिल डूब गया। My heart sank when I realized we couldn't afford the new house। जब मैंने अनुभव किया कि हम नया घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तब मेरा दिल डूब गया। मतलब मुझे बहुत खराब लगा, मैं बहुत सैड और वरीड हो गया जब मैंने अनुभव किया कि हम नया घर अफोर्ड नहीं कर सकते। My heart sank when I saw how much work there was left। जब मैंने देखा कि कितना सारा काम बचा हुआ था, तो मेरा दिल डूब गया। जब देखा मैंने इतना सारा काम करना बाकी है, तो माई हार्ट सैंक मतलब मुझे बहुत खराब अनुभव हुआ। माई हार्ट सैंक व्हेन आई सॉ द होटल रूम दैट गिवन अस। जब मैंने वह होटल रूम देखा जो उन्होंने हमको दिया था, तो मेरा दिल डूब गया। मतलब हे भगवान, क्या इस होटल रूम में हम रहेंगे? ऐसी भावना मुझे आई और इसलिए मुझे बहुत खराब लगा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड वेरी वरीड। इट्स एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट।
हैविंग सेड दैट द फूड इज़ वेरी गुड। अब यहाँ हैविंग सेड दैट का मतलब क्या है? हैविंग सेड दैट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब समथिंग इज ट्रू डिस्पाइट वॉट यू हैव जस्ट सेड। मतलब कोई चीज़ बिल्कुल सही है जो अभी आपने कहा उसके बावजूद, मतलब जो आपने पहले कहा उससे कंट्रास्टिंग अर्थ मिलता है बाद वाले का। जैसे इट्स एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, ये बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। हैविंग सेड दैट द फूड इज़ वेरी गुड, ये बात तो ठीक है लेकिन खाना बहुत अच्छा है। तो इट्स एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, इसके बावजूद भी यह मानना पड़ेगा कि खाना यहाँ का बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स प्रिजन, निश्चित तौर पर वह जेल के लायक है। हैविंग सेड दैट, यह कहने के बाद, आई डोंट थिंक एनी गुड विल कम ऑफ लॉकिंग हिम अप फॉर एवर, लेकिन मैं नहीं सोचता कुछ अच्छा होगा यदि उसे हमेशा के लिए लॉकअप में डाल दिया जाए, उसे हमेशा के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए, तो इससे कुछ अच्छा होगा ऐसा मैं नहीं सोचता। मतलब वह जेल के काबिल तो है, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि उसे हमेशा के लिए जेल में डालने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ही फॉरगेट्स मोस्ट थिंग्स, वह अधिकांश बातें भूल जाता है। बट हैविंग सेड दैट, किंतु यह कहने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि ही ऑलवेज रिमेंबर्स माई बर्थडे, उसे मेरा जन्मदिन हमेशा याद रहता है। वह काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाता है किंतु मेरा जन्मदिन उसे हमेशा याद रहता है। तो हैविंग सेड दैट, जब पहले वाली बात सही है लेकिन बाद वाली बात में एक कंट्रास्ट आ रहा है, और यह भी सही है। दो कंट्रास्टिंग चीज़ें जब सही होती हैं तो उनके बीच में हम हैविंग सेड दैट लगाते हैं। एंड देन द नेक्स्ट थिंग आई न्यू द कैट हैड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। द नेक्स्ट थिंग आई न्यू का मतलब क्या होता है? यूज्ड टू से दैट समथिंग हैपेंड वेरी क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली। द नेक्स्ट थिंग आई न्यू का इस्तेमाल यह कहने के लिए किया जाता है कि कोई चीज अचानक से हुई, बहुत जल्दी हुई और बिना आशा के हुई। जब कोई चीज बिना आशा के अचानक से हो तो वहां लगाते हैं द नेक्स्ट थिंग आई न्यू। एंड देन द नेक्स्ट थिंग आई न्यू, और उसके बाद जो अगली चीज मुझे पता चली वो क्या थी? द कैट हैज जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, कि बिल्ली विंडो से बाहर जंप आउट कर गई थी। मतलब कैट का जंप करना वेरी क्विकली हुआ और अनएक्सपेक्टेडली हुआ, ऐसा उम्मीद नहीं थी, अचानक हुआ। आई मस्ट हैव फॉलन अस्लीप, अवश्य ही मैं सो गया होऊंगा, मेरी नींद लग गई होगी। फॉलन अस्लीप, नींद लग जाना। फॉर, क्योंकि द नेक्स्ट थिंग आई न्यू, जो अगली चीज मुझे पता चली वो क्या थी? आई वॉज वोकन बाय द रिंगिंग ऑफ द टेलीफोन, मैं फोन की रिंग से मेरी नींद खुली। जब टेलीफोन के बजने से आपकी नींद खुली, इसका मतलब यह है कि मैं अवश्य मेरी नींद लग गई होगी, क्योंकि जो मुझे अगली चीज पता पड़ी अचानक से हुई वो क्या हुई? टेलीफोन बजने लगा। आई स्टार्टेड टू रन, मैं दौड़ने लगा। एंड द नेक्स्ट थिंग आई न्यू, और अगली चीज पता चली वो क्या थी? आई वॉज लाइंग ऑन द किचन टेबल, मैं किचन टेबल पर लेटा हुआ था। तो निश्चित तौर पर मैं बेहोश हो गया होऊंगा, और जब मेरी नींद खुली तो मैंने खुद को किचन टेबल पर लेटा हुआ पाया। मतलब कोई चीज अचानक हुई, अनएक्सपेक्टेडली हुई, वहां पर द नेक्स्ट थिंग आई न्यू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब्दुल एंड वहीदा हैव स्प्लिट अप। स्प्लिट अप, ओह आई थॉट एज मच। अब आई थॉट एज मच का मतलब क्या होता है? यूज्ड टू से यू आर नॉट सरप्राइज दैट समथिंग इज ट्रू, जब कोई चीज सच है यह जानकर आपको आश्चर्य नहीं हुआ तो आप लगाते हैं आई थॉट एज मच। मतलब मुझे तो पता था ऐसा होना ही है, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। जैसे अब्दुल एंड वहीदा हैव स्प्लिट अप, अब्दुल और वहीदा अलग अलग हो गए हैं। स्प्लिट अप का मतलब होता है सेपरेटेड, उनका ब्रेकअप हो गया है, वो दोनों ब्रोकन अप हो गए हैं। ओह आई थॉट एज मच, मुझे मालूम था ऐसा ही होगा, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है सुनकर। इसका मतलब मैं इस बात की आशा कर ही रहा था। सो दे फाउंड आउट ही हैड बीन चीटिंग, आई थॉट एज मच। तो उन्होंने पता लगा लिया कि वह धोखा दे रहा था। आई थॉट एज मच, मुझे तो मालूम ही था कि ऐसा होना है। आई मस्ट कन्फेस आई फेल्ट अ ट्रिपल गिल्टी अबाउट योर लोनली वॉच, नथिंग टू रिपोर्ट, आई थॉट एज मच। आई मस्ट कन्फेस, मुझे यह स्वीकार करना ही चाहिए। आई फेल्ट अ ट्रिपल गिल्टी अबाउट योर लोनली वॉच, कि आपके अकेले की घड़ी के बारे में मुझे हल्का सा
गिल्टी फीलिंग होता है, मुझे अपना अपराध लगता है पर रिपोर्ट नहीं करना है। आई थॉट एज मच, मुझे पता था रिपोर्ट नहीं करना चाहोगे। मतलब मान लीजिए आपकी पार्टी में कोई इंसान आया और उसकी वॉच चोरी हो गई, तो आप क्या बोलेंगे? आई मस्ट कन्फेस आई फील लिटिल गिल्टी। क्योंकि आपकी अपनी पार्टी में से घड़ी चोरी हुई है तो आप गिल्टी फील करते हैं, पर सामने वाला बोलता है नथिंग टू रिपोर्ट, रिपोर्ट नहीं करना है। आई थॉट एज मच, मुझे पता था कि आप रिपोर्ट नहीं करोगे। विल दे लूज? मोर देन लाइकली। अब मोर देन लाइकली का मतलब होता है वेरी लाइकली। जब किसी चीज की बहुत ही ज्यादा संभावना हो तो क्या बोलेंगे इसको? वेरी लाइकली। बहुत ज्यादा संभावना किसी चीज की है, इट इज वेरी वेरी लाइकली, इट इज मोर देन लाइकली। इट्स मोर देन लाइकली दैट द थीव्स डोंट नो हाउ मच इट इज वर्थ। इस बात की बहुत संभावना है कि चोर जानते ही नहीं कि इसकी कीमत क्या है। हाउ मच इट इज वर्थ, इसकी कीमत क्या है, ये चोर जानते ही नहीं होंगे। इट इज वेरी लाइकली दैट द थीव्स डोंट नो हाउ मच इट इज कॉस्ट, हाउ मच इट इज वर्थ। इट्स मोर देन लाइकली द वोट्स विल हैव टू बी काउंटेड अगेन। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वोटों की गिनती दोबारा की जाएगी, दोबारा करना पड़ेगी। विल हैव टू बी। विल दे लूज? क्या वो हार जाएंगे? मोर देन लाइकली, बहुत ज्यादा संभावना है कि वो हार जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8th पैटर्न, शी कांट डू द गार्डनिंग, आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प हर। मोर देन हैप्पी का मतलब होता है वेरी हैप्पी। जब बहुत ज्यादा खुश हो तो आप मोर देन हैप्पी हैं। आई एम मोर देन हैप्पी टू लैंड माई नेम टू दिस कैंपेन। इस अभियान को अपना नाम देने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा अपना नाम इस कैंपेन के साथ जुड़े। आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक यू देयर इन माई कार। अपनी कार में आपको वहां ले जाकर मुझे बहुत खुशी होगी। आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक यू देयर इन माई कार। शी कांट डू द गार्डनिंग, वह गार्डनिंग नहीं कर सकती, वह बगीचे में काम नहीं कर सकती। आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प हर, उसकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प हर। आई वुड बी हार्ड प्रेस्ड टू नेम ऑल द कंट्रीज इन यूरोप। वुड बी हार्ड प्रेस्ड टू का मतलब क्या होता है? फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू समथिंग। जब कोई काम करना आपको बहुत मुश्किल लगे, then you would be hard pressed to do it. You would be hard pressed to find anyone better for the job. इस काम के लिए किसी व्यक्ति को बेहतर, किसी बेहतर इंसान को ढूंढना ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। You would be hard pressed to find anyone better for the job. इस काम के लिए किसी बेहतर आदमी को ढूंढना आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। You will be hard pressed to choose a single man course because so many are mouth watering. आपको एक अकेले मेन कोर्स को चूज करने में बहुत तकलीफ होगी क्योंकि कई सारे ऑप्शंस माउथ वाटरिंग है, मुंह में पानी भर देने वाले हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ मेन कोर्स के और सभी अच्छे हैं, तो आप कौन सा ऑप्ट करेंगे? यह आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आई थिंक ही गॉट आउट ऑफ द बेड ऑन द रॉन्ग साइड दिस मॉर्निंग। अब गॉट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप बिस्तर से गलत तरफ से उतरे हों। नहीं, इसका मतलब होता है यूज्ड टू से दैट समबडी इज इन अ बैड मूड। कोई इंसान आज बहुत ही खराब मूड में है, तो हम लगाते हैं कि वह बिस्तर के गलत तरफ से उतरा होगा, इसलिए उसका मूड इतना खराब है। ही सीम्स टू हैव गॉट आउट ऑफ द बेड ऑन द रॉन्ग साइड। आज उसका मूड बहुत खराब लगता है, शायद वह बिस्तर पर गलत तरफ से उतरा होगा। हिंदी में कहते हैं ना, खरारी खाट पे सोकर उठना, उसका मूड आज बहुत खराब लग रहा है। इट्स वेरी रिस्की टू टॉक टू द बॉस टुडे। आज बॉस से बात करना बहुत रिस्की है, बहुत खतरनाक है। ही हैज गॉट आउट ऑफ द बेड ऑन द रॉन्ग साइड टुडे। आज उनका मूड बहुत खराब है। मैं सोचता हूं कि आई थिंक दैट ही गॉट आउट ऑफ द बेड ऑन द रॉन्ग साइड दिस मॉर्निंग, कि आज उनका मूड बहुत खराब है। तो किसी का मूड बहुत खराब हो तो ही गॉट आउट ऑफ बेड ऑन द रॉन्ग साइड। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और इन फ्रेजेस को अपनी इंग्लिश में यूज करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।